नमस्कार। नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और साथ में अर्पण कुमार और उनके सहयोगियों का आभार कि उन्होंने मुझे ये अवसर सुलभ कराया। मैं लाइव हूं और मेरी आवाज़ स्पष्ट है। क्या इसको लेकर कोई कमेंट आ सकता है जिससे मुझे पता चले कि मैं हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच? हाँ, नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय ने लिखा कि शायद मेरी आवाज स्पष्ट है ना अर्पण जी? तो आज मुझे दो लोगों पर एक साथ कुछ कहने की का आदेश दिया गया है। वे दो लोग जो मेरे दिल्ली आगमन के बाद मेरे जिनसे मेरा संपर्क हुआ और जिनको मैं ऐसे बरगदों, ऐसे विराट वृक्षों की तरह देखता रहा जो अपने आप एक पूरा पर्यावरण बनाते थे, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा। आप ध्यान से देखें तो, बल्कि ध्यान से नहीं, बहुत औसत निगाह से भी देखें तो आपको लगेगा कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत लेखक थे। दोनों कथाकार, उपन्यासकार थे, लेकिन दोनों वैचारिक तौर पर एक दूसरे से बहुत असहमत भी और व्यक्तित्व के तौर पे भी एक दूसरे से काफी दूर खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा, मैं इन दोनों के बीच की तुलना नहीं रखने जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दो बड़े व्यक्तित्व जब आपके संपर्क में आते हैं तो आप उनके बीच किस तरह का के गुण देखते हैं, ऐसी क्या चीज होती है जो उनको बड़ा, उनको विराट बनाती है। एक बात मैं यहां जोड़ूंगा, कई लोग आ रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा जी नमस्कार। एक बात मैं जोड़ूंगा कि अच्छा लेखक या बड़ा लेखक होना एक बात होती है, लेकिन अच्छे और बड़े लेखक होने के साथ साथ एक बड़ा मनुष्य होने की जो प्रक्रिया होती है, जो निस्संदेह लेखन में भी योगदान करती है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि एक अच्छा लेखक एक खराब मनुष्य भी होता है। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन अंततः हम सबको अपने जो हैं उसका कोई मोल अपनी रचनाओं में चुकाना पड़ता है, अपने जीवन में अदा करना पड़ता है। तो राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा, इन दोनों को लेकर मैं अपने संस्मरणों की शुरुआत करना चाहूंगा, कुछ पढ़ते हुए, कुछ उसमें जोड़ते हुए, याद करते हुए। आखिर सिलसिला, अब तो पहली बार दोनों से मेरी मुलाकात जो हुई थी, ये 93-94 के आसपास की बात होगी जब हम पहली बार मिले थे। तो शुरुआत करता हूं मैं एक संस्मरण से जो निर्मल वर्मा पर है, उसके बारे में फिर हम बात भी जारी रखेंगे और राजेंद्र यादव पे भी आएंगे, और दोनों व्यक्तित्व कैसे एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसके बाद भी उनमें क्या ऐसा खास था जो दोनों को जोड़ता भी था, इस पे भी मैं आऊंगा। लेकिन शुरुआत मैं सबसे पहले आपको चाहूंगा कि निर्मल जी पर जो संस्मरण मैंने लिखा था वो आपको सुनाऊं। तो निर्मल वर्मा पर यह संस्मरण मेरा प्रस्तुत है। शीर्षक मैंने दिया था निर्मल स्मृति का वह एक चिथड़ा सुख। मेरा ख्याल है लोग जुड़ रहे हैं लगातार। रूपा जी नमस्कार, आप सुन रही हैं। आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं सबको नमस्कार। तो निर्मल स्मृति का एक चिथड़ा सुख, उन सीढ़ियों की अब बहुत धुंधली सी याद है। स्मृति और कल्पना के रसायन में, स्मृति और कल्पना के मिले जुले रसायन के बीच एक जीना उभरता है जिस पर अपने ही सहमे पांवों की पदचाप सुन रहा हूं। ऊपर जाता हूं, यह भी याद नहीं है कि घंटी थी या सांकल।
लेकिन उस शख्स का चेहरा साफ साफ याद है जिसने दरवाजा खोला था। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, किसी आंतरिक शांति और करुणा के मेल से बनी हुई। उसकी मृदु कांपती आवाज ने मुझसे पूछा था, किससे मिलना है? मुझे उनसे नहीं मिलना था, उनकी पत्नी से मिलना था। यह सुनकर वे मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए। हम दोनों 5 मिनट चुपचाप बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न मैंने। उनकी पत्नी आई तो वे चले गए। यह 1994 का साल था। वे निर्मल वर्मा थे, मेरे प्रिय लेखक। लेकिन मैं उन दिनों पंकज बिष्ट के संपादन में निकलने वाली प्रकाशन विभाग की पत्रिका आजकल के लिए गगन गिल का इंटरव्यू करने गया था। गगन गिल को मैंने पहले फोन किया था कि क्या वो इस इंटरव्यू वो देंगी। मुझे याद है कि मुद्दा यह था कि गांधी के बाद जो पीढ़ी लेखकों की पैदा हुई है, वो गांधी को किस तरह देखती है, किस तरह उन पर विचार करती है, इस पे बात करनी थी। और पंकज बिष्ट जी ने कहा था कि आप ट्राई कीजिए, अगर आपको गगन गिल भी मिल जाए तो। मैंने उनको फोन किया, गगन जी सहर्ष राजी हो गई। तब करोल बाग वाले मकान में वो रहा करते थे। मैं उनके घर गया और जब मैंने सांकल बजाई तो सामने निर्मल वर्मा मेरे बहुत प्रिय लेखक। मेरी सांस ऊपर की ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1993 में एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली आया है और पहली बार ऐसे बड़े लेखकों को देख रहा है। उन दिनों के दिल्ली और रांची के बीच जो भौगोलिक और मानसिक फासला था, वो आज के मुकाबले काफी बड़ा था। दिल्ली और दिल्ली के लेखक हम लोगों को बहुत दूर की चीज दिखाई पड़ते थे। उसमें अचानक आप निर्मल वर्मा को देख लें तो आप चुप हो जाते हैं। आप उनको, शिखर जी नमस्कार, भाग्यम शर्मा नमस्कार, तो आप उनको देखते हैं और चुप हो जाते हैं कि इतने बड़े लेखक आपके सामने खड़े हैं, आप क्या बोले। तो वही चुप्पी थी जो अचानक उनके सामने मेरे पढ़ने पर मैं अपना बैठा था। तो हम दोनों 5 मिनट चुप रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न मैंने। उनकी पत्नी आई तो वे चले गए। ये 1994 का साल था। वे निर्मल वर्मा थे, मेरे प्रिय लेखक। लेकिन मैं इंटरव्यू कर रहा था। जब निर्मल वर्मा सामने आ गए तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं। तो हमारे बीच चुप्पी बैठी रही। बरसों बाद गगन गिल ने मुझसे कहा कि तुम उस पहली मुलाकात का संस्मरण लिखो। दरअसल मुझे लगता था कि वह मेरे लिए ही यादगार है। उस एक दिन की स्मृति, निर्मल वर्मा से मिलने के पहले दिन की स्मृति। मुझे लगता था मुझे ही याद है वो गगन जी को क्यों याद होगी, लेकिन गगन गिल को याद थी। और निर्मल जी के निधन के बाद उन पर एक सालाना आयोजन के क्रम में जब मैं गया, प्रियंका तुमको मैंने सुना रखा ये किस्सा, ठीक बोल रही हो तुम, लेकिन सुनो फिर से। तो गगन गिल ने मुझे कहा कि तुमको याद है जो तुम पहली बार हमारे घर आए थे, कितनी बारिश हुई थी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए उस बारिश में मैंने समोसे लाए थे, याद है? मैंने कहा कि मुझे बहुत कुछ याद है। गगन जी ने कहा कि नहीं, तुम उस पर वो संस्मरण लिखो, वो बहुत सुंदर दिन था। तो यही संस्मरण है। बरसों बाद गगन गिल ने मुझसे कहा कि अब तुम उस पहली मुलाकात का संस्मरण लिखो। उन्हें याद था कि उस दिन खूब बारिश हुई थी। उसी बारिश में वे मेरे लिए समोसे लेकर आई थी। मुझे और भी बहुत कुछ याद था। वाकई उस दिन बहुत बारिश हुई थी। कई घंटे चली उस बारिश की वजह से मैं 2 लोगों के उस परिवार में उस दिन फंसा रहा। अजब हालत थी। बाहर के कमरे में मैं और गगन गिल करीब 3 घंटे बात करते रहे थे। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, उसके बाद की बातचीत भी। हम दोनों शायद एक दूसरे से ऊब चुके होंगे। इस ऊब में बेचैनी भी शामिल थी कि एक तीसरा आदमी चुपचाप भीतर के किसी कमरे में बैठा हुआ है। इस पूरी बातचीत के दौरान निर्मल बाहर नहीं आए। 3 घंटों बाद जैसे पानी छूटा, हम दोनों ने राहत की सांस ली। मैं तत्काल उठा। मैंने गगन जी को नमस्ते करते हुए विदा ली। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते मेरे होश उड़ गए। मुझे अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में जब बारिश होती है, मैं रांची की बहुत घनघोर बारिशें देखने का आदी रहा, कई कई दिन चलने वाली बारिशें।
लेकिन उस पहाड़ी इलाके में बारिश टिकती नहीं थी, वो बह जाती थी, वो पानी निकल जाता था। मुझे पता नहीं था कि दिल्ली में 3 घंटे की बारिश सड़क को इस तरह डुबो देगी। तो अजब हालत थी। जब मैं नीचे उतरा, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने पूरी गली में घुटनों तक पानी भरा था, घुटनों से ऊपर तक पानी जमा था। आगे बढ़ना मूर्खता थी, लेकिन वापस ऊपर जाना ऐसी अभद्रता होती जो मुझे मंजूर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि 3 घंटे तो अभी मैं उनके काट के आया हूं, और फिर मैं ऊपर जाऊं कि भी मैं जा नहीं सकता हूं, और पता नहीं ये पानी कब जाएगा। तो उस दिन पानी में मैंने गली पार करने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे अपने पायंचे चढ़ा रहा था पतलून के, लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से एक हड़बड़ाई सी मृदु आवाज आई। अरे अरे, इस पानी में अब कैसे जाएंगे? ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। मैंने मुड़कर देखा, वही चमकती हुई करुण आंखें थी। निर्मल वर्मा हड़बड़ाए हुए सीढ़ियां उतर रहे थे, जैसे मेरा हाथ थाम कर ले जाएंगे। इसके बाद फिर मैं उसी ड्राइंग रूम में था। इस बार निर्मल जी भी मेरे अभी साथ थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके लेखन का किस कदर मुरीद हूं। एक चिथड़ा सुख तब भी मेरा पसंदीदा उपन्यास था, और अब भी है। बल्कि मुझे जैसे किसी कविता की होती है, वैसे कई उपन्यासों की पंक्तियां याद रहती थीं। उन उपन्यासों में एक चिथड़ा सुख भी था। इतना मुझे पसंद था। मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि निर्मल जी के लेखन में उनकी कई कहानियों की बड़ी चर्चा होती है। मतलब बार बार जिक्र आता है परिंदे का, बार बार जिक्र आता है लंदन की एक रात का, उनकी किताबों का भी जिक्र आता है, उनके उपन्यासों का भी। लेकिन उनमें कम लोग हैं जो एक चिथड़ा सुख को याद करते हैं। वे दिन भी बहुत अच्छा उपन्यास है, मुझे प्रिय है। लाल टीन की छत मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन एक चिथड़ा सुख मुझे सबसे प्रिय है। आज भी मैं उसको उठाता हूं तो पढ़ सकता हूं। तो मैंने उनको बताया कि मैं किस कदर उनके लेखन का मुरीद हूं। बल्कि 1990 में जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी, बात मैं 94 की बता रहा हूं, पहली बार 90 में मैं बीए में एडमिशन लेने दिल्ली आया था। मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं लौट गया था रांची। तो एक चिथड़ा सुख, तो जैसे मैं इस उपन्यास के किरदारों की उंगली पकड़कर इस महानगर की सड़कें छानता रहा था। कनॉट प्लेस के प्लाजा के पास से निकलती फिरोज शाह रोड के उन दिनों के सन्नाटे में एक पेड़ से लगकर रोती बिट्टी मुझे बार बार याद आती रही। जिन्होंने एक चिथड़ा सुख पढ़ा होगा, उनको बिट्टी, नित्ती भाई, इरा, ये सब डैरी, ये सब याद आते होंगे। और कैसे एक दृश्य है कि वो प्लाजा से निकलती है। प्लाजा सिनेमा हॉल हुआ करता था कनॉट प्लेस का। वहां से वो फिरोज शाह रोड पर आती है, और फिरोज शाह रोड पे एक पेड़ से लग के रो रही है। मैं जब उस सड़क पे गया तो चिहुक गया। मैंने देखा कि अब बिल्कुल भूगोल है दिल्ली का, जो उस उपन्यास में दर्ज है। मॉल रोड पर विश्वविद्यालय के कैफे में जब मैं पहुंचा, तो मुझे नित्ती भाई और इरा का ख्याल आया। ये दोनों निजामुद्दीन के मस्जिद के पीछे की बसाहट ध्यान खींचती। मंडी हाउस में कहीं होने वाले रिहर्सलों में चेखव और स्ट्रिनबर्ग के नाटकों का जिक्र याद आता। मेरे लिए गालिबो मीर की नहीं, निर्मल वर्मा की दिल्ली थी। विश्वविद्यालय से मंडी हाउस और निजामुद्दीन से कनॉट प्लेस तक अपनी तलाश में भटकती हुई एक यात्रा की दिल्ली। तो शाम की ओर बढ़ती उस दोपहर को मैं अपनी इस दिल्ली के वास्तुशिल्पी के साथ, अपने प्रिय लेखक निर्मल वर्मा के साथ बैठा हुआ था। वह एक यादगार शाम थी। हम तीनों, निर्मल वर्मा, गगन गिल और मैं, देर तक बात करते रहे। मेरे लिए समोसे लाए गए, जो मिलकर खाए गए। फिर सड़क का पानी घटा, मैं नीचे उतरा, और बारिश से भरे उस दिन मैं भीतर अपने लबालब लौटा। हाँ, प्रियंका ने लिखा है कि वो हम सब एक हैं, एक चिथड़ा सुख के बारे में। अर्चना जी लिख रही कि अंतिम अरण्य मेरा प्रिय उपन्यास है। अंतिम अरण्य मुझे प्रिय है, मुझे भी, जिसका इस संस्मरण में जिक्र भी है, लेकिन वो मुझे कुछ उदास करता है। बताऊंगा। तब मैं दिल्ली नया नया आया था। पांडव नगर के एक छोटे से घर में अपने 3 दोस्तों के साथ रहा करता था। जिस दिन निर्मल वर्मा से मुलाकात का जिक्र है, उस समय की बात है। अपना शहर छोड़कर एक नए शहर को अपना बनाने के संघर्ष में जो एक खुशनुमा सी उदास रुमानियत होती है, उससे हम सब भरे रहते हैं। घर में एक दोस्त के लाए टेप रिकॉर्डर पर जगजीत सिंह की गजलें बजा करती, और हम अपनी शामों को तरह तरह के ख्यालों से
आबाद रखते। मुझे ख्याल आ रहा है कि आज जगजीत सिंह की पुण्यतिथि है 10 अक्टूबर को। ये अनायास ये ख्याल आया, मुझे भी ध्यान नहीं था कि मैंने जगजीत सिंह का इस लेख में उल्लेख कर रखा है। खैर, तो हम लोग मुझे याद है जगजीत सिंह की गजल थी, तेरा शहर बड़ा अजीब है, न कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर बड़ा अजीब अजीब है। तो हम लोग इसको खूब, मतलब जैसे वो हमारे लिए गीत लिखा गया हो, बार बार गाया गया हो, सुना करते थे। वह मोबाइल फोन का दौर नहीं था। फोन मतलब वह लैंडलाइन होता था, जिसके लिए तब भी नंबर लगा करते, और एक नए शहर के संघर्षशील बाशिंदों के तौर पर फोन न सिर्फ हमारी कल्पना से बाहर था, बल्कि शायद उसकी आज की तरह जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। फोन करने के लिए बिल्कुल अगल बगल की दुकानों पर सुविधा थी। बेशक बाहर से फोन नहीं आ सकते थे, लेकिन हमें कौन फोन करता? मगर ये सवाल मुझे तंग करता था। मैं नया नया फ्रीलांसर था दिल्ली में, और इस खुशफहमी में था कि अगर कोई संपादक मुझसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर करेगा। तो मैंने पड़ोस के एक दुकानदार का नंबर जुटा रखा था। वह उन दिनों बस फोन रिसीव करके जानकारी देने के 3 रुपये ले लिया करता था। सोच लीजिए, 94 में एक फोन रिसीव करने के एक दुकानदार मुझसे 3 रुपये लेता था। लेकिन चूंकि महीने में 1-2 फोन भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत नुकसान का सौदा नहीं था, मैं उसको दे दिया करता था। मगर वे फोन महीने में 1-2 से ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए बहुत चुभने वाला अन्याय नहीं था। तो वही नंबर उस मुलाकात के बाद मैंने निर्मल वर्मा के घर छोड़ा था। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन आएगा, मगर अपनी पेशेवर तैयारी के भ्रम में मैंने यह काम किया। मगर एक दिन फोन आ गया। मुझे उस दुकानदार ने नाम याद करते बताया, किसी गगन गिल का फोन है। मैंने तत्काल फोन किया। पता चला कि हिंदी की किताबों के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक को एक संपादक की जरूरत है, और निर्मल वर्मा और गगन गिल ने मेरा नाम प्रस्तावित किया है। मैं बेहद खुश था, इसलिए नहीं कि एक नौकरी की संभावना खुली थी, बल्कि ऐसी कई संभावनाओं के दरवाजे अपने उस फ्रीलांसिंग के काल में मैं खुद बंद कर चुका था, बस इसलिए कि यह ऐसी नौकरी होने जा रही थी जिसके लिए निर्मल वर्मा ने मुझे योग्य माना। निर्मल वर्मा के कहने पर मैंने प्रकाशकों से बात की, लेकिन अंततः बात कहीं पहुंची नहीं। प्रकाशक मुझे रखने को तैयार थे, मैं रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि पैसा मेरी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं मिल रहा था। मैं फ्रीलांसिंग से कहीं ज्यादा पैसे कमा लिया करता था। निर्मल वर्मा को जब मैंने बताया तो वे दुखी हुए। उन्होंने यह बात मानी कि वाकई प्रकाशक की पेशकश पेशेवर नहीं है। बल्कि इस क्रम में एक और घटना घटी थी, जिसका उल्लेख यहां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसका वास्ता कुछ लोगों के निजी अनुभव से है। खैर, तो प्रकाशक का मामला ये था। बहरहाल आने वाले वर्षों में मुझे नौकरी मिल गई। 1996 में मैं जनसत्ता में सहायक संपादक हो चुका था। यह खबर मैंने निर्मल वर्मा को बताई। वे बहुत खुश हुए। इसके बाद की मुलाकातें कभी कभार किन्हीं कार्यक्रमों में होने वाली मुलाकातें रहीं। वे मेरे कुछ मेरे लेख और टिप्पणियां ध्यान से पढ़ते थे, और कुछ लेखों और संपादकियों पर उन्होंने प्रशंसा के अंदाज में कुछ बातें कही भी थी। जनसत्ता उन दिनों का, शायद दिल्ली के और बाहर के भी लेखकों और बुद्धिजीवियों का प्रिय अखबार था। और मुझे याद है कि जनसत्ता में छपने का सुख यह था कि अगली सुबह आपको राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, इन तमाम लोगों की टिप्पणियां सुबह 10 बजे के पहले आपको फोन पे मिल जा सकती थी। और मतलब अचानक आप पाते थे कि आप लेखक हो गए हैं। एक बार एक लेखक ने मुझसे कहा भी कि वो कई जगहों पर छपे हैं, लेकिन जनसत्ता में छपने का सुख उन दिनों अलग था। आप लिखते थे, और कभी उदय प्रकाश का फोन आ जाए, कभी योगेंद्र यादव का फोन आ जाए, ऐसे तमाम फोन बड़े सहज स्वाभाविक आते थे। निर्मल जी ने फोन किया ये तो मुझे ध्यान नहीं आता है, लेकिन अक्सर जब मिलते थे तो वो बताते थे कि तुम्हारा वो संपादकीय पढ़ा, तुम्हारी वह टिप्पणी पढ़ी, और वो खुश हुआ करते थे। इसी बीच उनका उपन्यास अंतिम अरण्य भी प्रकाशित हुआ। कुसुम जी नमस्कार। मैं अर्चना जी को देख रहा था, अंतिम अरण्य की चर्चा वो कर रही थी। नरेश जी नमस्ते, शिखर जी नमस्कार। तो अंतिम अरण्य भी प्रकाशित हुआ था।
पता नहीं क्यों मुझे इस उपन्यास से एक अजब सी हूक होती रही। लगा कि कभी मेरी कल्पनाओं का युवा लेखक उम्र के उस पड़ाव की कहानी लिख रहा है जहां ठहर कर पीछे देखने के दिन शुरू हो जाते हैं। उपन्यास बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है, लेकिन एक ऐसे किरदार की कहानी है जो अपने जीवन को नए सिरे से पलट कर देख रहा है, जीने के बारे में सोच रहा है। तो वो उपन्यास मुझे एक हुक मेरे भीतर पैदा करता रहा। हालांकि इस उपन्यास से मेरा वास्ता ज्यादा रहा। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों कृष्णा सोबती का उपन्यास समय सरगम भी प्रकाशित हुआ था। इन दोनों उपन्यासों में वार्धक्य और मृत्यु की जो छाया थी वह मुझे हिंदी के बदलते दौर की पहचान की तरह याद आती रही। अंतिम अरण्य पर मैंने दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम के लिए नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी के साथ बातचीत भी की थी। ये मुझे याद है कि अंतिम अरण्य पे मैं पढ़ के उस पर लिखना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से मुझे मेरे पास फोन आया दूरदर्शन से कि आप इस पे इंटरव्यू कर दें। और वो इंटरव्यू मैंने किया तो नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी दोनों के साथ, और दोनों ने माना कि वह अपने समय का बड़ा उपन्यास है। इसी आसपास निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ सम्मान देने की घोषणा हुई। हालांकि इस सम्मान में निर्मल वर्मा के साथ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह भी साझा कर रहे थे। गुरदयाल सिंह भी मेरे प्रिय उपन्यासकारों में रहे। खासकर उनका उपन्यास परसा मुझे बेहद पसंद था और मैंने हंस में इसकी एक समीक्षा भी लिखी थी। लेकिन जनसत्ता में उस पुरस्कार पर बहस चली। यह सवाल भी उठा कि कहीं यह निर्मल वर्मा के साथ अन्याय तो नहीं। इन सारी साहित्यिक सांस्कृतिक हलचलों और बहसों के बीच निर्मल वर्मा से बातचीत होती रही, लेकिन एक यादगार मुलाकात का बहाना इसके बाद निकला। साल 2000 में अचानक मेरे पास जी टीवी से फोन आया। आकृता नाम के एक प्रोड्यूसर ने फोन किया। आकृता निश्चय ही आज किसी बड़े पद पे होंगी। 2000 में वो एक युवा प्रोड्यूसर थी और उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या मैं निर्मल वर्मा का इंटरव्यू कर सकता हूं। जी टीवी वाले अपनी एक प्रतिष्ठित श्रृंखला विजन बियॉन्ड 50 के तहत निर्मल वर्मा का इंटरव्यू करना चाहते थे। विजन बियॉन्ड 50 दरअसल 1947 के बाद 50 साल भारत के पूरे हुए थे। तो 50 साल के बाद के हिंदुस्तान को लोग किस तरह देख रहे हैं, उस समय की जो विभूतियां हैं वो क्या कर रही हैं, उन पे वो इंटरव्यू था। तो आकृता ने मुझे अनुरोध किया कि इंटरव्यू ले लूं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा नाम आकृता को किसने सुझाया था। ये वे दिन थे जब निर्मल वर्मा पर उनकी वैचारिकता को लेकर लगातार हमले हो रहे थे। यह आरोप लगाया जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं और आडवाणी के पक्ष में उन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ निर्मल वर्मा अपनी जानी पहचानी मृदु मगर दो टूक शैली में अपने विरोधियों को प्रत्युत्तर दे रहे थे। इसमें शक नहीं कि वामपंथ विरोध की उनकी वैचारिकी में बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो दक्षिणपंथी राजनीति को रास आते थे, को अपने लिए उपयोगी लग सकते थे। लेकिन यह सच है कि राजनीति दक्षिण को हो या वाम की, दोनों का उस गहन वैचारिकता से कोई सरोकार नहीं रह गया है जो उनके लेखकों के लेखन में दिखती है। निर्मल वर्मा का पक्ष जो भी हो, बीजेपी के लिए वो शोभा और इस्तेमाल की वस्तु भर थे। निर्मल की वैचारिकी में से उनको लेना देना नहीं था। खैर, उनसे इंटरव्यू लेने के पहले मैंने तय किया कि अगर असुविधाजनक भी हो तो इस सवाल मैं पूछूंगा। मैंने पूछा और उन्होंने शालीन दृढ़ता से इसका उत्तर दिया। इस बात से इनकार करते हुए मैं देख रहा हूं कि किसी ने लिखा है कि आधुनिक उपनिषद है, अशोक वाजपेयी ने कहा है इस किताब के बारे में। हाँ, मैं जानता हूं, हालांकि इस राय से मैं उस तरह सहमत नहीं हो पाता हूं। काश वो आधुनिक उपनिषद की तरह न पढ़ा जाए, मैं तो यही चाहूंगा। खैर, तो ये जो बात मैं कर रहा था, मैंने पूछा, उन्होंने दृढ़ता से इसका उत्तर दिया और इस बात से इनकार किया कि भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल को लेकर उन्होंने कोई अपील जारी नहीं की है। उस इंटरव्यू से जुड़ी एक बात और याद है। यह इंटरव्यू जी टीवी पर उस दिन आया जब बिहार चुनावों के नतीजे आ रहे थे। अचानक वह बहुत सारे लोगों द्वारा देख लिया गया। मुझे कई फोन आए। ज्यादातर लोग उसे एक समृद्ध इंटरव्यू मान रहे थे, लेकिन राजेंद्र यादव ने मुझे कहा कि मुझे कुछ और सख्त सवाल करने चाहिए थे।
मैंने कहा कि एक पेशेवर साक्षात्कारकर्ता की तरह मैंने कहा था कि राजेंद्र यादव के संस्मरण में सुनाऊंगा। राजेंद्र जी मानते थे कि तुमने जो सवाल किए हैं वो हल्के सवाल हैं, तुमको और सख्त सवाल करने की जरूरत थी। तो मैंने कहा कि एक पेशेवर साक्षात्कारकर्ता की तरह एक सवाल पर मुझे जितनी बार कुरेदना चाहिए था उतना बार मैंने किया। मेरा काम उनका पक्ष जानना था, अपनी राय के हिसाब से सच उगलवाना नहीं। राजेंद्र यादव अपनी आदत के मुताबिक इस पर ठठाकर हंस पड़े। इंटरव्यू वाले दिन एक और मार्मिक प्रसंग घटा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जी टीवी की टीम निकल गई। मुझे निर्मल वर्मा ने रोक लिया। गगन बाहर गई हुई हैं, आप रुकिए, हम लोग गप करेंगे। मैं आपको अपने हाथ की बनी चाय पिलाता हूं। मेरे लिए ना करने का सवाल ही नहीं था। तो हम कम से कम पौने 2 घंटे बैठे रहे। निर्मल जी ने एक बार नहीं 2 बार चाय बनाई। एक लंबे से कप में उठती हुई भाप जैसे उस पूरे कमरे की ऊष्मा को प्रतिबिंबित कर रही थी। वे अपने मृदु मंथर शैली में धीरे धीरे बोल सुन रहे थे और मुझे उनकी कहानियों की कोहरीली सुबह शामें याद आ रही थीं। इस बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जी टीवी वाले इस इंटरव्यू के लिए उन्हें कोई भुगतान करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो भुगतान करेंगे, उनको करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम। दरअसल फ्रीलांसिंग के दिनों की बची खुची आदत के तहत मैंने आकृता से पहला सवाल यही पूछा था कि क्या इस इंटरव्यू के लिए जी टीवी वाले मुझे कोई भुगतान करेंगे। उसने बताया था कि आने जाने की व्यवस्था के अलावा मुझे और भी पैसे मिलेंगे। निर्मल जी ने कहा कि कायदे से भुगतान तो उन्हें भी होना चाहिए। मैंने सहमति जताई। करीब 15 दिन बाद मुझे 2,500 का चेक आया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने तत्काल निर्मल वर्मा को फोन कर जानकारी दी। फिर मैंने आकृता से पूछा। आकृता ने बताया कि जो इंटरव्यू करता है उसको भुगतान होता है, जिसका इंटरव्यू होता है वो तो बड़ा आदमी मान लिया जाता है। निर्मल वर्मा को मैंने बताया तो मुस्कुरा भर दिए। अब मैं सोचता हूं कि हिंदी के इतने बड़े लेखक को एक इंटरव्यू के लिए भुगतान की अपेक्षा क्यों करनी पड़ती है। हिंदी का समाज उसे अपनी किताबों से इतने पैसे क्यों नहीं दे देता कि वह पुरस्कारों और ऐसे भुगतानों का मोहताज न रहे। दरअसल वह एक करुण दृश्य था जिसे निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व की उदात्तता ने ढके रखा। निसंदेह वे गरीब नहीं थे और दिल्ली में सलीके का मध्यवर्गीय जीवन जी सके, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो किसी नौकरी के बिना सिर्फ लिखकर गुजारा करने का हौसला रख सकें। ये छोटे छोटे सुख थे जो निर्मल वर्मा की टुकड़ा टुकड़ा मुलाकातों से हासिल होते रहे। हमारे हिस्से का एक चिथड़ा सुख जो दिल्ली में रहने के बहुत सारे दुखों पर भारी पड़ा। 2002 के बाद जब मैं एनडीटीवी चला आया तो एक नए माध्यम की आंधी में जैसे सारे पुराने पुल टूट गए। जनसत्ता में क्या थे कि हमारे पास बहुत समय हुआ करता था। दोपहर को हम पहुंचते, शाम को जल्दी चले आते, और जनसत्ता में जो मेरा काम था वह काम भी मूलतः साहित्यिक प्रवृत्ति का था। आखिरी वर्षों में तो मैं बिल्कुल किताबों के पन्ने देखा करता था, तो लेखकों, प्रकाशकों, किताबों के लगातार साहचर्य और सानिध्य में रहा करता। लेकिन एनडीटीवी ने अचानक, जिसको न्यूज ग्राइंडिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया में मुझे धकेल दिया। बिल्कुल हर मिनट, हर सेकंड पे आने वाली खबरों को कैसे डील किया जाए, ये मैं उन दिनों सीख रहा था। और उस क्रम में हिंदी के लेखन संसार से मेरा नाता लगभग टूट गया। उन्हीं दिनों राजेंद्र यादव ने कभी अपने विनोदी लहजे में शिकायत की थी कि लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, तुम टीवी को प्यारे हो गए हो। लेकिन बीच बीच में किन्हीं समारोहों और आयोजनों में निर्मल जी पुरानी आत्मीयता के साथ मिलते और मेरा हाल चाल लेते। कायदे की आखिरी भेंट शायद 2003 में ओम थानवी के घर हुई, जब उन्होंने जनसत्ता से मंगलेश डबराल और मेरी विदाई के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसमें निर्मल वर्मा और गगन गिल के अलावा राजेंद्र यादव, कुंवर नारायण और विष्णु खरे सहित हिंदी के तमाम मूर्धन्य लेखक शामिल थे। बातचीत इसके बाद भी चलती रही, लेकिन एक दिन सब कुछ रुक गया। यह मालूम था कि निर्मल वर्मा बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कभी उनको देखने नहीं गया, दूसरों से खबर लेता रहा। 25 अक्टूबर 2005 को इसकी भी जरूरत नहीं रह गई। निर्मल वर्मा अपने अंतिम अरण्य के पार चले गए। दिल्ली के सह विकास अपार्टमेंट के उनके घर से लेकर लोधी रोड के शवदाह गृह तक शोकाकुल लेखकों, पत्रकारों और पाठकों का हुजूम बताता रहा
कि लोग उनको कितनी शिद्दत से चाहते थे। एनडीटीवी इंडिया पर हमने उन पर आधे घंटे के कार्यक्रम की योजना भी बनाई। अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते दुख को स्थगित रखकर मैं वह सब जोड़ने संजोने की कोशिश करता रहा जो निर्मल जी स्मृति के तौर पर मेरे लिए छोड़ गए थे। यह बहुत छोटी सी पोटली है, लेकिन बहुत बेशकीमती है। उस दिन अपने न्यूज रूम में खड़ा मैं चारों तरफ लगे टीवी सेट्स देख रहा था, जिन पर निर्मल वर्मा की श्रद्धांजलियां जारी थीं। अचानक किसी ने मुझे कहा, अरे यहां तो आप दिख रहे हैं। मेरी नजर पड़ी। जी टीवी पर मैं निर्मल वर्मा से सवाल पूछ रहा था। यही वही पुराना इंटरव्यू था जो इस मौके पर चैनल ने रिपीट किया, जाते जाते जैसे एक संवाद को पुनर्जीवित कर गए निर्मल वर्मा। ये निर्मल वर्मा थे, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत विनम्र, अपने आप में सिमटे, लेकिन बहुत खुले हुए भी। उनसे आप किसी विषय पे बात कर सकते थे, वे खुलकर अपनी राय देते। और अब मैं उनसे लगभग विपरीत माने जाने वाले व्यक्तित्व राजेंद्र यादव की बात करना चाहूंगा। देखिए, कई चीजें मुझे दोनों के व्यक्तित्व में कमाल की दिखती हैं। एक तो ये अर्चना जी लिख रही हैं, अशोक वाजपेयी के शुद्ध थे, आधुनिक उपनिषद है। मैं नहीं चाहूंगा कि उसको आधुनिक उपनिषद की तरह याद रखा जाए। निर्मल जी के हाथों की चाय क्या बात है, आप रुकिए हम गप करेंगे, ठीक है। तो खैर, ये निर्मल जी की याद थी। और साथ में कई संस्मरण बीच बीच में पुस्तक मेलों में मिले हुए, अलग अलग किताबों पे चर्चा करते हुए, उनके ठठाकर हंस पड़ने के कुछ तस्वीरें भी होंगी। एक तस्वीर तो मैं जिसको मैंने बहुत संजो कर रखा था, वो उसी दिन के टीवी आयोजन के दिन की थी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें थीं जो कहाँ गुम हो गई। राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा में अ, कई चीजें अजीब ढंग से समान भी थीं, विपरीत भी थीं। एक बात तो मैं देखता हूं कि निर्मल वर्मा ने बिल्कुल वामपंथी लेखक के तौर पे अपना सफर शुरू किया, और वो वहां से यात्रा करते हुए अंततः एक ऐसी वैचारिकी के करीब जा पहुंचे जो दक्षिणपंथी, जिसको हम आराम से कह सकते हैं, जो वामपंथ को, और वामपंथ के वो कटु आलोचक हुए, एक तरह से मध्यवर्गीय जमात के लेखक हुए। और उनके मृत्यु के उपरांत उनकी कीर्ति जैसे बढ़ती जा रही है। हम पा रहे हैं कि उनकी तरह से लिखने वाले, उनकी तरह विचार करने वाले कई लेखकों पे उनके शिल्प की छाया दिखाई पड़ती है। कई युवा लेखकों पे मतलब उनका जादू उनके सिर पे चढ़कर बोलता है। दूसरी तरफ राजेंद्र यादव ने एक मध्यवर्गीय लेखक के तौर पे शुरुआत की थी। वो बिल्कुल, हालांकि वो एक प्रगतिशील मानस था उनका, वो सवाल पूछने वाले हमेशा से रहे, लेकिन अगर आप उनके पुराने उपन्यास सारे पढ़ जाइए तो आप पाएंगे कि वह मध्यवर्गीय जीवन का लेखन था। वो स्त्री पुरुष संबंधों का, घर परिवार और दाम्पत्य से जुड़ा, बाहर की समस्याओं से भी जुड़ा। बल्कि मुझे याद है कि उनका जो उपन्यास उखड़े हुए लोग है, मैं बता दूं कि उखड़े हुए लोग करीब 400 पृष्ठों से ऊपर का उपन्यास था, और राजेंद्र यादव ने मुझे कहा कि तुम इसका एक पाठ्य पुस्तक का संस्करण तैयार करो, 200-250 पृष्ठों के बीच का। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था, शायद इसको राजकमल प्रकाशन ने छापा है, बात 2001-2 के आसपास की होगी। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि उन दिनों 50s में उपन्यास लिखा गया है। राजेंद्र यादव लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े की बात कर रहे हैं। वो राजनीति के उस पाखंड की बात कर रहे हैं जिस पर 70 और 80 के दशकों में कहानियां और उपन्यास लिखी गई। तो राजेंद्र यादव राजनीतिक तौर पे सजग थे, लेकिन मूलतः वो मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के ही प्रतिनिधि लेखक थे। उनका उपन्यास सुजाता हो या सारी उनकी कहानियां हो, सब के सब। अचानक हंस के प्रकाशन के बाद उनका एक नया रूप सामने आता है जो दलितों, वंचितों, स्त्रियों के पक्ष में खड़ा होता है। अचानक वो एक स्त्रीवादी, दलितवादी विमर्श शुरू करते हैं, और शुरू में इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, और मजाक उड़ाने वालों में निर्मल जी भी शामिल थे। या मजाक शब्द इस्तेमाल न करें, निर्मल जी उसके कटु आलोचक थे, और कटु आलोचना की जायज वजह थी। राजेंद्र यादव
जो काम किया करते थे सबके सब स्तुत्य हों ऐसा नहीं था। उसमें बहुत कुछ आलोच्य भी होता था, बहुत कुछ ऐसा होता था जो दूसरे लेखकों को चिढ़ा दे सके। राजेंद्र यादव बहुत खुले थे, बहुत लोकतांत्रिक थे, जम के ठहाके लगाने वाले, अपनी आलोचनाओं को भी खुलकर बर्दाश्त करने वाले, और जिन लोगों ने उनको कभी गालियां दी उनको भी छापने वाले। तो राजेंद्र यादव एक अलग शख्सियत थे, लेकिन एक तरह की गरिमा जीवन की निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव दोनों उसमें साझा करते हैं। लोगों ने राजेंद्र यादव की अराजकता तो देखी, लोगों ने राजेंद्र यादव की स्वच्छंदता तो देखी, लेकिन उनका जो अनुशासन था, उनका जो व्यक्तिगत गरिमा का भाव, संबंधों में निर्वाह का भाव था, वो कमाल का था। वहां वो लगभग अद्वितीय थे, और यह चीज जिनको बड़ा बनाती थी। वो कभी छोटे व्यक्ति नहीं लगे, जैसे निर्मल वर्मा नहीं लगते थे। राजेंद्र यादव अपने ऊपर लगे तमाम लांछनों के बाद, और लांछन लगाने वालों की सूची जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि उसमें कई ऐसे नाम हैं जो राजेंद्र यादव के पासंग नहीं खड़े हो सकते हैं। वो राजेंद्र यादव पे सवाल उठा रहे थे। तो राजेंद्र यादव बहुत बड़े थे, और निस्संदेह मेरे दिल्ली में जिन लेखकों पत्रकारों के मैं सबसे करीब रहा, जिनको सबसे सहजता से मैं कह सकता हूं जिनके घर खूब आना जाना रहा, वो निर्मल वर्मा नहीं थे। और राजेंद्र निर्मल जी इसलिए भी कि बहुत दूर रहते थे, लंबे समय तक वो दूर रहते आए। राजेंद्र यादव और राजकिशोर दोनों मयूर विहार में थे, और हम लोग मयूर विहार में थे। तो कई बार राजेंद्र यादव जी के यहाँ हमारा पारिवारिक आना जाना भी हुआ और मुलाकात रही। तो राजेंद्र यादव पे भी एक संस्मरण उनके मृत्यु के बाद मैंने लिखा था, उनके निधन के बाद लिखा था, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अर्पण जी, मेरे हिस्से का समय बाकी है भी ना? शंपा सुख नहीं है हमारे हिस्से का, एक चिथड़ा सुख। शुक्रिया। राजेंद्र यादव के बारे में अब मैं वह संस्मरण आपको सुनाना चाहूंगा जो मैंने लिखा था। उसके कई हिस्से हैं, कई चीजें हैं उसमें शामिल, जो एक मिनट, इसका शीर्षक मैंने दिया था, तुझे हम वली समझते अगर न बादा खार होता। जो गालिब का शेर है, ये तेरा बयां गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते अगर न बादा खार होता। यह 1993 का साल रहा होगा जब राजेंद्र यादव से मैं पहली बार मिला। मुझे एक मित्र ने अक्षर प्रकाशन पर बुलाया था। ये देवेंद्र चौबे थे। मैं रांची से आया था दिल्ली। उन्होंने कहा अक्षर प्रकाशन में आ जाइए मिलने। खुद उन्हें वहां पहुंचने में देर हो गई। मुझे मालूम था कि अक्षर प्रकाशन राजेंद्र यादव का है, लेकिन यह एहसास नहीं था कि वे मुझे वहां मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल रोमांचित था। जिस लेखक को अपने बचपन से पढ़ता रहा था मेरे सामने बैठा था। ठीक ये रोमांच वैसा ही था जैसा निर्मल वर्मा को देखकर हुआ था। ठीक वैसा रोमांच बाद के वर्षों में किसी और लेखक को शायद अचानक इस तरह अनायास मिलने वाला भाव नहीं हुआ था। थोड़ा प्रभाष जोशी और थोड़ा नामवर सिंह, ये दो लोग हैं जिनसे पहली बार संवाद करते हुए मेरे भीतर एक उत्फुल्लता पैदा हुई थी। तो राजेंद्र यादव, मैं रोमांचित था। जिस लेखक को बचपन से पढ़ता रहा था मेरे सामने बैठा था। सारा आकाश, अनदेखे अनजाने पुल, उखड़े हुए लोग जैसे उपन्यास, उनकी कहानियां, उनके अनुवाद, और निर्मल जी और राजेंद्र यादव दोनों भरपूर पढ़ाकू और भरपूर अच्छे अनुवादक। निर्मल जी ने तो जो यान ओचेनाशिक का अनुवाद किया है, रोमियो जूलियट और अंधेरा, वो तो लगता है कि उनकी अपनी कृति है। और राजेंद्र यादव ने भी कई अनुवाद किए हैं। हम लोग उनके संपादक रूप को याद करते हैं, उनके कथाकार के रूप को याद करते हैं, भूल जाते हैं कि लेरमेंतेव का उपन्यास हमारे दौर का नायक, या रूस के चेखव के नाटक, वो सब राजेंद्र यादव के अनुदित हैं, और वो कमाल के अनुवाद हैं। तो उन दिनों उनके लिखे गए विचारोत्तेजक संपादकीय सब मेरे जहन में नाच रहे थे। इतने बड़े लेखक से रूबरू होने का यह मेरा पहला अनुभव था। करीब घंटे भर से ऊपर चली वह मुलाकात खत्म हुई तो दो बातें समझ में आईं। राजेंद्र यादव वक्ता ही नहीं, श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। भले ही वे उन दिनों कहानियां न लिख रहे हों, लेकिन उनके भीतर का कहानीकार
जैसे सामने वाले को कुरेदता रहता था। वे ध्यान से मुझे सुनते रहे। मैं भी उन दिनों तक का पढ़ा लिखा सारा ज्ञान जैसे उंडेल देने पर आमादा था। मैंने ठीक एमए का एग्जाम दिया था। इंग्लिश में मैंने एमए किया था और 8 पेपर्स थे हमारे टोटल। 8 पेपर के, हर पेपर में 5 किताबें थी, तो 40 किताबें तो मेरी पढ़ी हुई थी और 40 अंग्रेजी की किताबें और उनके उद्धरण। चाहे बिल्कुल छात्रोपयोगी अध्ययन हो आपका, लेकिन आपके पास बोलने को काफी कुछ हो जाता है। ये बताने, जताने, ये भ्रम पैदा करने को काफी कुछ कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो वे ध्यान से मुझे सुनते रहे। मैं भी अपना उन दिनों तक का पढ़ा लिखा सारा ज्ञान उंडेल देने पर जैसे आमादा था। अब कभी कभी सोचता हूं खुद को साबित करने की वह बेताबी राजेंद्र यादव को कैसी लगी होगी। बहरहाल उस दिन की चर्चा में उन्होंने मुझे एक उपन्यास दिया, विकास झा का मैक्लुस्कीगंज, कि मैं इसकी समीक्षा लिख दूं। मुझे याद है कि मैंने उस उपन्यास की बहुत तीखी समीक्षा लिखी। अब समझ में आता है कि वो शायद कुछ असंतुलित भी हो गई। उन्होंने उसे छापा नहीं। मैं कुछ निराश हुआ। मैंने तय किया कि हंस में आगे से नहीं लिखूंगा, लेकिन हंस का आकर्षण दुर्निवार था। राजेंद्र यादव इधर उधर के कार्यक्रमों में मिलते रहे, मुझे दफ्तर आने का न्योता देते रहे और उनसे लगातार संवाद बना रहा। इसके बाद उन्होंने फिर एक उपन्यास दिया, मराठी लेखक आनंद यादव का नटरंग। इस बार मैंने यह उपन्यास पढ़ते हुए राजेंद्र यादव के पसंदीदा उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के मुझे चांद चाहिए से इसकी तुलना कर दी और इसे बेहतर करार दिया। मुझे चांद चाहिए उनका बहुत प्रिय उपन्यास था। अब मुझे मालूम है कि मैक्लुस्कीगंज के भी वो मुरीद थे। हालांकि कई वजहों से मैक्लुस्कीगंज मुझे हल्का उपन्यास तब भी लगता था और अब भी लगता है। अब तो उसकी स्मृति कम शेष है, लेकिन आनंद यादव का नटरंग जो मराठी उपन्यास था वो कमाल का उपन्यास था। तो मैंने इसकी तुलना मुझे चांद चाहिए सी कि उसे बेहतर करार दिया। राजेंद्र यादव के हाथ में समीक्षा सौंपते हुए जब मैंने इस बात की चर्चा की उनसे, तो वे फिर कुछ निराश लगे। कहा इसकी तुलना ठीक नहीं है। मैं फिर मायूस हुआ, लेकिन मैंने कहा कि वे इसे पढ़ लें। 2 दिन बाद मैंने उनको फोन किया। उनकी आवाज बदली हुई थी। यार तुमने तो कमाल का लिखा है, पूरा छाप रहा हूं, तुम लगातार कुछ लिखा करो। इसके बाद लगातार लिखने का तो नहीं, उनसे लगातार बातचीत करने का जो सिलसिला ऐसा बना जो फिर बना ही रहा। यहां इस बात का मुझे पूरा पूरा एहसास है कि राजेंद्र यादव की मंडली बहुत बड़ी थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनसे लगभग हर रोज मिला करते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने एक अलग सा रिश्ता बनाया था। हो सकता है कि एहसास भी बहुत सारे लोगों को हो कि उनसे राजेंद्र यादव का बिल्कुल अलग सा रिश्ता रहा और इसे भी उनकी शख्सियत की खासियत की तरह देखा जाना चाहिए। बहरहाल जब पहली बार एक शाम उन्होंने मुझे अपने घर भोजन का न्योता दिया, तो खाने से पहले पीने की मेज सजी। जब मैंने उन्हें बताया कि इस मामले में तो मैं पीता नहीं हूं, कच्चा बच्चा जैसा कुछ हूं, तो उन्होंने कहा सत्यानाश। सत्यानाश उनका प्रिय शब्द था और उनके कुछ संबोधन थे जो हर सुबह किसी को फोन करके, अरे दानो राक्षस उठ गया, उसकी पत्नी फोन उठा ले लैंडलाइन पे, तो शुरू हो जाते थे कि राक्षस को उठाओ, दानव अभी तक सोया हुआ है। इस अंदाज उनके बातचीत करने का था। तो उन्होंने मुझे कहा सत्यानाश, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझ पर पीने का दबाव नहीं डाला। मेरे लिए डाइट कोक मंगवाई और फिर हम घंटों बैठे रहे। इसके बाद भी मुझे उनके घर से न्योता आता रहा, लेकिन अक्सर नाश्ते का। हम पराठे, सब्जी और तरह तरह के अचारों और चाय के साथ दुनिया भर के साहित्य की सात्विक चर्चा किया करते। हिंदी के किसी दूसरे लेखक के घर हम इतनी बार नहीं आए गए जितना राजेंद्र यादव के घर। कुछ करीबी मित्रों के अलावा जो दूसरा घर ऐसा रहा जो हम बात में हिचक जाते रहे, वह वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर का रहा। उनसे भी बिल्कुल आश्वस्तिकर पारिवारिक रिश्ते रहे। लेकिन इन दोनों लेखकों को छोड़ किसी तीसरे लेखक के घर इस हद तक जाना नहीं हुआ। यही रही इस अपनेपन में राजेंद्र यादव की उस बहुख्यात लोकतांत्रिकता का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसका जिक्र अक्सर सब लोग करते हैं। यह सच है कि वे बड़ी सहजता से हर किसी से बिल्कुल मित्रवत बात करते थे। कुछ इस तरह की हर किसी के भीतर उनका करीबी होने का भाव पैदा हो जाता था। लेकिन
ऐसा नहीं था कि राजेंद्र यादव सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते थे, वाकई इस मैत्री को बहुत खास ढंग से निभाते भी थे। उनकी इस मित्र सूची में वैसे बहुत सारे युवा लेखक और पत्रकार थे जिनमें राजेंद्र यादव को कोई बौद्धिक संभावना दिखाई पड़ती थी। ऐसे लेखकों के लिए हंस के पन्ने हमेशा सुलभ थे। लेकिन राजेंद्र जी के अपने वैचारिक खेल तब भी चलते रहते। कई बार वे बड़ी बारीकी से दूसरों से वो कहलवा लेते जो वे खुद कहना चाहते थे। जब मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास चाक छपकर आया तो उन्होंने मुझे उसे पढ़ने को कहा। वो उपन्यास बहुत अच्छा था। चाक और इदन्नमम निश्चित तौर पे मैत्रेयी जी के ये दोनों उपन्यास, उनकी बाकी कृतियां भी बड़ी कृतियां हैं, लेकिन इन दोनों उपन्यासों का जवाब नहीं है। तो चाक मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने मुझे इसे पढ़ने को कहा। अगले कई दिन तक वे इस पर बात करते रहे मुझसे, बताते रहे कि कैसे वह हिंदी में पहले के लिखे गए उपन्यासों से अलग और आगे का है। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसकी समीक्षा में लिख दूं। इस क्रम में दो और किताबें, मैत्रेयी जी का ही इदन्नमम और प्रभा खेतान की पीली आंधी भी इसमें शामिल हो गई। चाक पर तब तक छपी यह पहली समीक्षा थी। मैंने उपन्यास की भूरी भूरी तारीफ की। आज भी उपन्यास मुझे प्रिय है, लेकिन मैंने अपने उत्साह में पुरानी लेखिकाओं पर बहुत आक्रामक टिप्पणी की। कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग के बारे में लगभग अशिष्ट ढंग से लिखा। अब मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए था, सिर्फ शराफत या शिष्टता के तकाजे से नहीं, बल्कि इस वजह से भी कि इन लेखिकाओं की रचनाओं के संदर्भ में ऐसी सख्त टिप्पणी उनके साथ न्याय नहीं थी। संभव है कोई दूसरा संपादक होता तो वह इसे संपादित करता, या कम से कम मुझे सुझाव देता कि मैं चाहूं तो इसे बदल दूं। लेकिन राजेंद्र यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह समीक्षा जस की तस छपी। जाहिर है शायद वह ऐसा ही चाहते थे। बहरहाल राजेंद्र यादव की बहुचर्चित लोकतांत्रिकता भर का मामला होता तो शायद उनके व्यक्तित्व में चुंबक नहीं होता जिसकी वजह से लोग उनकी ओर खींचते चले जाते थे। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दिल खोलकर मिलते हैं और यारबाश कहे जा सकते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव की शख्सियत में जो बौद्धिक चौकन्नापन था, जो उदात्त नफासत थी, वह बाकी जगह दुर्लभ थी। वे अपनी उपस्थिति का कोई दबाव बनाए बिना अपना आभा मंडल बनाए रखते थे। शायद यही वजह थी कि जिस भी महफिल में वे होते, महफिल के सिरमौर होते। वे पुरानी घटनाओं की चर्चा करते, नई घटनाओं, पुरानी किताबों की चर्चा करते, नई घटनाओं पर बहस करते। जो लिखा या पढ़ा जा रहा है उस पर उनकी बारीक नजर होती और वे अक्सर अपने काम की चीज निकाल लेते। इसका एक उदाहरण, और नए लेखकों के बारे में वो किस तरह कभी कभी ध्यान से पढ़ लेते थे, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। 1998 के आसपास मेरी पत्नी स्मिता ने एक कहानी लिखी, त्रिज्या। ये कहानी मुझे बहुत सपाट लगी, शिल्प विहीन और कुछ बोल्ड। उसने राजेंद्र यादव को कहानी दी। राजेंद्र यादव ने मुझसे पूछा कि कहानी कैसी है। मैंने अपनी राय बेलाग बता दी कि मुझे तो कहानी पसंद नहीं आई, बहुत सपाट कहानी है। राजेंद्र यादव कहानी लौटाने लगे। स्मिता ने आग्रह किया, छोटी सी कहानी है, आप पढ़ लीजिए। वो कहानी बाकायदा टंकित थी, छोटी कहानी थी वाकई। शायद उसका मन रखने के लिए राजेंद्र यादव ने कहानी रख ली। लेकिन अगली सुबह बिल्कुल 7-8 बजे उनका फोन आया। ये मैं बता दूं कि एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप देर रात तक ये जो काम, मतलब पार्टियां वार्टियां करते हैं, आप पढ़ते कब हैं? उन्होंने कहा कि मैं सुबह 4 बजे जाग जाता हूं, 4 से 7 बजे तक पढ़ता हूं, 8 बजे फिर सो जाता हूं, दोबारा जागता हूं और फिर काम करता हूं। इस अनुशासन को निभाए रखते थे। तो अगली सुबह बिल्कुल 7-8 बजे फोन आया। अपने प्रिय संबोधन राक्षस दानव या कुंभकर्ण जैसे कुछ नवाजते हुए उन्होंने घोषित किया कि स्मिता की कहानी बहुत ही अच्छी है। अगले अंक में वो कहानी छपी और उस पर जितनी चिट्ठियां आई, शायद उतनी अब तक मेरी सारी कहानियों पर नहीं आई हैं। मैत्रेयी पुष्पा, नामिका, दुर्वा सहाय जैसी कई लेखिकाओं ने उस कहानी की तारीफ की। कुछ को अब भी वो कहानी याद आती है। यह लिखते लिखते एक बात और याद आ रही है जिससे उनकी रचनात्मक समझ का कुछ अंदाजा मिलता है। साल 1995 में मैं रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन का अनुवाद कर रहा था। सलमान रुश्दी का उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन का अनुवाद मेरा है। यह बहुत जटिल उपन्यास था जिसमें कई जगहों पर उपयुक्त अनुवाद की चुनौती कलम रोक लेती थी।
मैंने तय किया था कि कुछ शब्दों पर दूसरों की राय लूंगा। ऐसा ही एक शब्द आया, रेवरेंड मदर। उपन्यास में अमीना नाम की एक महिला के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो अपनी उम्र के उत्तरार्ध में कुछ दबंग है, खासी मोटी है और कुछ कर्कश भी। उसे बाकी लोग रेवरेंड मदर के नाम से पुकारते हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि इसका अनुवाद क्या करूं। पवित्र माँ या पाक अम्मी जैसा अनुवाद बहुत अटपटा लग रहा था। हिंदी के एक विख्यात कवि, आलोचक और संपादक रहे लेखक ने सुझाव दिया कि इसको मुकद्दस अम्मी कर दूं, लेकिन यह अनुवाद भी जच नहीं रहा था। मैंने राजेंद्र यादव से बात की। उन्होंने चुटकी बजाने का भी समय नहीं लिया और कहा कि इसको अम्मी हुजूर कर दो। मैं हैरान था। ऐसा उपयुक्त और लगभग शाब्दिक अनुवाद हम में से किसी और को क्यों नहीं सूझा। आमतौर पर जिसे हम लोकतांत्रिकता कहते हैं, उसमें भी कई बार आलोचनाओं के लिए जगह नहीं होती है। उदार से उदार लोग अपनी हल्की आलोचना को दिल पर ले बैठते हैं। लेकिन कम से कम राजेंद्र यादव के मामले में मेरा अनुभव भिन्न रहा। उनकी दो किताबों, हासिल और अन्य कहानियां, तथा अब वे वहां नहीं रहते, कि मैंने सहारा समय में बहुत तीखी आलोचना लिखी। अपने हिसाब से दोनों संग्रहों की धज्जियां उड़ा दी। मुझे याद है कि मुझे डर था कि राजेंद्र यादव नाराज होंगे, लेकिन वे हंस रहे थे। उन्होंने यह भी माना कि उनकी आलोचना में जो कुछ लिखा गया है वो सही है। उनकी शख्सियत में कुछ था जो पकड़ में नहीं आता था, जो उनको दूसरों से अलग करता था। शायद मानव मन की सूक्ष्मताओं और जटिलताओं को वे बड़ी वे कहीं बहुत गहराई से महसूस करते और पकड़ पाते थे। उनके पास बहुत ही समृद्ध भाषा थी, जो बहुत जटिल और संश्लिष्ट स्थितियों को बड़ी आसानी से लिख सकती थी। वे मूलतः मध्यवर्गीय संस्कारों में पले बढ़े और उनके साहित्य लेखन पर संस्कारों की बहुत गहरी छाप है। उनकी इन बहुत सारी अविस्मरणीय रचनाएं इन्हीं संस्कारों के साए में निकली हैं और हम में से कई लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। इन कथाओं में जो विद्रोह है वह भी मध्यवर्गीय चरित्र का है और इसलिए लुभाता है। कई बार यह लगता है कि अपने मध्यवर्गीय जीवन से विद्रोह का रास्ता राजेंद्र यादव इसी मध्यवर्गीय साहित्य में खोजते रहे। लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र यादव बदलते हैं। खासकर स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर मध्यवर्गीय जीवन के पाखंड उनके भीतर असंतोष पैदा करते हैं। कहीं एहसास भी है किसी पाखंड की वजह से वे वह मनचाहा जीवन नहीं चुन पाए जो उनके लिए स्वाभाविक था। धीरे धीरे वे इस पाखंड से पर्दा हटाते हैं। एकाधिक साक्षात्कारों में वे निजी भटकाओं का जिक्र करते हैं और उनसे उत्साहित हिंदी का पाखंडी मध्यवर्ग इसे अपने चरित्र पर टिप्पणी की तरह देखने की जगह राजेंद्र यादव के निजी भंडाफोड़ की तरह देखने लगता है। यह उन पर छींटाकशी की शुरुआत का दौर था। इस दौर में राजेंद्र यादव से मैं कई बार मिला। वे कुछ विचलित दिखते थे, लेकिन अपने संशयों को जैसे एक ठहाके से बुहार देने की कोशिश करते थे। एक बार मैंने उनसे शिकायत की कि आपने जो मूल मुद्दे उठाए वे पीछे रह गए, निजी विवाद और खुन्नस हावी हो गए। उन्होंने तत्काल कहा कि उनकी नहीं, हिंदी समाज की कमजोरी या सीमा है। अब तक मैं भी उनकी संगत में कुछ ढीठ हो चुका था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसी निजी चर्चाओं और टिप्पणियों में सुख मिलता है। हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब उन्होंने एक गगनभेदी ठहाके से दिया। वैसे यह बाद की बात है। मध्यवर्गीय लेखक राजेंद्र यादव के रूपांतरण की प्रक्रिया इसके पहले ही शुरू हो चुकी थी। हंस के संपादक के तौर पर हिंदी साहित्य में बैठी मध्यवर्गीयता का अतिक्रमण कर उन्होंने स्त्री और दलित विमर्श की जो जगह बनाई, उसके लिए उनका शुरू में बहुत मजाक बनाया गया। कई लेखक उनके विरोध में हंस में न लिखने का ऐलान कर बैठे, लेकिन अंततः आज हम पाते हैं कि राजेंद्र यादव की दृष्टि ने साहित्य के नए इलाकों में जो पौध खड़ी की, उनकी उपेक्षा अब संभव नहीं है। दरअसल यह एक बड़ी विडंबना रही कि राजेंद्र यादव जीवन और साहित्य के बीच का फासला पाटने की कोशिश करते रहे और बीच में कहीं कुचल दिए गए। उनके मृत्यु से कुछ साल पहले उनके सम्मान के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अब दिवंगत लेखक तुलसीराम ने धूमिल की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थीं, जिन्हें धूमिल ने राजकमल चौधरी के लिए लिखा था। तुलसीराम ने कहा कि इसे राजेंद्र यादव के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। उसे जिंदगी और शायरी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। यही वजह थी कि वह एक की निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरे की निगाह में कमीना था। उस दिन राजेंद्र यादव यह सुनकर बाकी दर्शक दीर्घा के साथ ठठाकर हंसे थे। अपना तथा कथित खलनायकत्व उन्हें कभी कभी एक परिपार्श्व की तरह लगता था।
जिसमें उनके भीतर के हीरे की चमक कुछ और निखर आती थी। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर केंद्रित जो एक मोटी सी किताब साधना अग्रवाल और भारत भारद्वाज ने संपादित की, उसका नाम ही रखा हमारे युग का खलनायक। बहुत संभव है कि यह नाम उन्हें राजेंद्र यादव ने सुझाया हो। वे खुद रूसी उपन्यास कवि और उपन्यासकार लेरमेंत्यो के उपन्यास मेरे युग का नायक के नाम से कर चुके थे अनुवाद उसका। दरअसल उनका एक खुलापन, नए से नए लोगों से मिलने का उत्साह, उसको बिल्कुल अपना बना लेने की आत्मीयता, इन सब खासियतों ने उनको बिल्कुल मौजूद बनाए रखा था। उनके पास हमेशा युवा लोगों का एक हुजूम होता। हालांकि राजेंद्र यादव ने यश के अलावा शायद कुछ ज्यादा संचय नहीं किया। हंस के नाम पर कुछ पुरस्कार भले लिए हों, लेकिन मोटे तौर पर पद और पुरस्कार से के मुंह से बचे रहे। कायदे से उनको भी किसी भी कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान मिल सकता था, मगर नहीं मिला। दिल्ली सरकार के शिखर सम्मानों में कोई भी उनके हिस्से नहीं आया। उनके व्यक्तित्व में एक निहित एक प्रतिरोधी तत्व था जो सत्ताओं को बहुत रास नहीं आता था। मगर उन्हें प्रसार भारती का सदस्य बनाया गया। प्रसार भारती जब स्वायत्त की गई, जो पहला बोर्ड बना, तो वो उसके सदस्य राजेंद्र यादव भी थे।